दोस्तों, मैं अजय राणा राणा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले अधिगम पढ़ाया है, अधिगम क्षमता बताया है। आज अधिगम के तहत अधिगम के जो सिद्धांत है हमारे, उन सिद्धांतों में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, उस सिद्धांत में हम जो है पहला सिद्धांत आपको लेके आए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ही सिर्फ कह देते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन दे देता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दे देता है, क्रिया प्रशोध का सिद्धांत दे देता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस प्रकार से कई विकल्प आपको दे देता है, इससे मिलता जुलता होता है। अब यह सिद्धांत हमको पता है किसने दिया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय, इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय। इनको ऐसे थॉर्नडाइक के नाम से ही ये विख्यात है और इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में हम जानते हैं इसके अन्य उपनाम हैं। अन्य उपनाम कई सारे हैं, जिसको दे देता है तो डायरेक्ट उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत न देकर उस उपनाम को दे देता है, जिससे आप कम पढ़े रहते हैं उसको, या आपके स्मरण में वो कम रहता है, इसलिए वह आपसे परीक्षा हाल में वह प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पहले हम समझते हैं है क्या चीज। इन्होंने किस पर किया था प्रयोग, सबसे पहले इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। इनका प्रयोग किस पर था, प्रयोग किस पर किए थे, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। वैसे इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, मनुष्य पर भी प्रयोग किया था, अन्य जीवों पर इन्होंने प्रयोग, मछली पर भी प्रयोग किया था। तो लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया था बिल्ली पर प्रयोग इनका सबसे सफल प्रयोग रहा है। इसलिए परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस जीव पर प्रयोग किया था या किस पर प्रयोग किया था, तो आपका आंसर बनेगा बिल्ली पर, या यहीं से डायरेक्ट दे दिया जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में इन्होंने किस जीव को लिया था, तो बिल्ली को लिया था। अब बात आती है बिल्ली को लिया था, इन्हें प्रयोग कैसे किया था। तो इन्होंने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स या पिंजरा बनाया। इस बॉक्स में एक लीवर लगाया, लीवर या जिसको हम कहते हैं खटका लगाया। ये जो हमारा बॉक्स है ये क्या है, इस बॉक्स को कभी कभी परीक्षा में ये बॉक्स ही पूछ लेता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में इस बॉक्स को क्या कहा था थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने इसको क्या कहा था, समस्या बॉक्स नाम दिया था, समस्या बॉक्स नाम दिया था। इस बॉक्स को, अब इस बॉक्स में एक बिल्ली रख दिया था। इन्होंने क्या रखा था, एक बिल्ली रख दिया था। और ये बिल्ली जो है हमारा चित्र भाई बहुत सही नहीं बनता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये बिल्ली को इन्होंने रखा और इस बिल्ली के सामने प्लेट में उन्होंने प्लेट में क्या रखा था, मांस का टुकड़ा रख दिया या मछली का टुकड़ा उन्होंने रख दिया। अब लेकिन इनके सिद्धांत में दो शर्त थी। शर्त क्या थी?
बिल्ली क्या होनी चाहिए, भूखी होनी चाहिए और उसके सामने उसका भोजन होना चाहिए, या भोजन है। और यह भोजन जो है एक प्रकार का क्या काम करता है, उद्दीपक का काम करता है। किसका काम करता है, उद्दीपक का काम करता है। उद्दीपक का मतलब क्या है, आपको मनोविज्ञान में टर्मोलॉजी ही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपको समझने में। जब तक आप इसका शब्दावली का अर्थ सहित नहीं जानेंगे तब तक आप उसके उत्तर तक पहुंचना क्या बहुत दूर रह जाएंगे। जिस प्रकार आपके सीटेट में पूछता है, आपके व्यवहारिक ज्ञान को जानना चाहता है, आपकी शब्दावली कितनी स्ट्रांग है उसको जानना चाहता है। सीटेट लगता तो है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है आपको कि आप पढ़ने में उसको तो सभी चीज़ों को ऊपर रखता है। वो केंद्रीय परीक्षा होती है और यूपी टेट में आपको डायरेक्ट आपसे आंसर छोटा सा पूछ लेता है कि इसका सिद्धांत क्या है। और इसमें सीटेट में आपके इनका प्रयोग संबंधी कुछ ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के तब आपका आंसर बनाता है। तब आप यहाँ हम बता रहे थे उद्दीपक किसको कहते हैं। उद्दीपक वह है जिसको देखकर हमारे आंतरिक भावना में एक प्रकार से लालसा उत्पन्न हो जाती है। उस लालसा के अकॉर्डिंग हमारी शारीरिक मानसिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। हम कुछ उसके लिए क्रिया करते हैं और क्रिया कौन करता है, ये या बिल्ली क्या है, इसमें बिल्ली क्या है, भूखी बिल्ली है। ये क्या है, भूखी बिल्ली है। यह क्या है, करता है। यह क्या है, करता है। और यह करता और भोजन के रूप में क्या है, इस बिल्ली को, भूखी बिल्ली को हम और क्या कह सकते हैं, क्रिया यही कर रही है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। अनुक्रिया कर्ता भी इसी कहते हैं। यही ना अनुक्रिया करेगी हमारी बिल्ली। अब भोजन क्या है, यहाँ भोजन क्या है, उद्दीपक का काम करेगी। उद्दीपक का तात्पर्य क्या है, आपको हमने बताया। अब भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है। अब बिल्ली जो है एक भूखी है, उसको अगर भोजन मिलेगा, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर भूख लग जाती है, हमको कहीं जा रहे हैं, पूरा दिन हम खाना नहीं खाए हैं, तो कहीं अगर हमको ढाबा मिल जाता है या ऐसी दुकान मिल जाती है जो टिकिया चाउमीन अन्य चीज़ों की, तो ऐसा लगता है कि अगर हमको खाने को मिल जाता तो क्या बात होती, क्योंकि हमें भूख लगी है। हमारे अंदर एक प्रकार की जान लीजिए प्रेरणा के रूप में, इसमें देखिए प्रेरक के रूप में प्रेरणा जो देता है, ये इसमें मांस जो है, बिल्ली का मांस या मछली का टुकड़ा जो है, इसका जो गंध इसको जाता है, इसमें जो है इसका गंध जो इसको मिलता है, यही एक प्रकार का प्रेरक का काम करता है। तो बिल्ली बार बार इस पिंजड़े में कूदती है, उछल कूद मचाती है। अब उछल कूद करती है, कई बार की होगी, पिंजड़े को तोड़ने का प्रयास की होगी, बॉक्स को काटने का प्रयास की होगी कि हमको भोजन प्राप्त हो जाए। लेकिन अंततः हुआ जो है उसका ये जो लीवर है, खटका है, इस पर इसका जो है पैर पड़ जाता है और यह बॉक्स खुल जाता है। और बॉक्स खुलने पर इसको क्या मिल जाता है, इसका भोजन इसको प्राप्त हो जाता है। भोजन प्राप्त हो जाना ही एक प्रकार का संतोष होता है। इसको सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति होने के कारण यह जो है इस कार्य को दोबारा अगर थॉर्नडाइक महोदय ने इसको इसी प्रकार से कई बार कराया, और जब जब इसको भूख लगती और या जो है पिंजड़ा खोलकर ये लीवर दबाकर पिंजड़ा खोलकर भोजन को प्राप्त कर देती। जितनी बार इन्होंने यह प्रयोग किया वो धीरे धीरे गलतियों को कम करते गई। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि जब बिल्ली को भूख लगती और लीवर को दबाकर ये भोजन को प्राप्त कर लेती। इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखिए अभी हमने बताया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको उद्दीपन कर लीजिए, उद्दीपन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहते हैं। अब आपको पता चल गया प्रयोग बिल्ली पर किया था। अच्छा, इन्होंने कब प्रयोग किया था,
सन 1913 ईस्वी में इन्होंने यह प्रयोग किया था और इस प्रयोग करके इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके उपनाम, हम देखिए हम उपनाम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा देंगे, आपको उसको उपनाम ऐसा इनका पढ़ा क्यों, इसका वजह हम बताएंगे, इसका कारण बताएंगे, तब आप एक कहानी के रूप में समझ जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अब इन्होंने 1913 में दिया था, 1913 ईस्वी में दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की अंग्रेजी क्या होती है? इसकी होती है उद्दीपन की स्टिमुलस, और इसका क्या है? रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इसको हम इस स्टिमुलस का पहला अक्षर और इसका आर का पहला अक्षर हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं यस और आर। आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसको। तो यस आर थ्योरी इसी को कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको? यस आर थ्योरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप देखिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसमें कुछ नहीं किया, आपको बहुत बार समझने में दिक्कत हुई होगी कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अंग्रेजी जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो हम डीएनए लिखते हैं, आरएनए लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, तो उसका जब हम विस्तृत करते हैं तो बहुत बड़ा नाम बनता है। तो यह शॉर्ट का जो व्याख्या है अंग्रेजी में, इसकी फुल फॉर्म इसका क्या है? स्टिमुलस और आर का रिस्पॉन्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और इसके आगे अब देखिए, इसको पलटिएगा मत, आर और एस मत करिएगा कभी, आर एस थ्योरी मत करिएगा, क्योंकि आर एस थ्योरी आप लोग जानते हैं, आर एस थ्योरी स्किनर महोदय का है। आप अगर अक्षर को पलट देंगे तो आपका उत्तर बदल जाएगा, कृपया करके इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अगला सिद्धांत, इनके उपनाम ये है, उपनाम यस आर थ्योरी हम समझ गए क्यों कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए, आइए क्यों। देखिए बिल्ली जब इस पिंजरे में बंद है, बार बार प्रयास करती है, बार बार प्रयास कर रही ना, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए यह बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है, की प्रयास कई बार करने के बाद तब जो है इसका लीवर पैर पर और खुल गया और निकल गई, भोजन कर ली, लेकिन ये जो गलती से इसका पैर इस लीवर पर पड़ा, जानबूझकर तो ये दवाई नहीं है, ये दवाई है नहीं, पहले ये क्रिया की है जानबूझकर नहीं। जब इसका पैर पड़ा और दरवाजा खुल गया, धीरे 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 जो है ये पहली बार तो गलती की है, इसीलिए प्रयास की है और गलती की वजह से इसको सफलता मिली है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्ली के अनुक्रिया और स्टिमुलस के बीच में एक समय बाद एक संबंध स्थापित हो जाता है, और वह जब इसको भूख लगती है तो वह खटके को या लीवर को दबाकर भोजन को प्राप्त कर ली है, यानी दोनों में एक प्रकार का संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको भोजन चाहिए तो वो तुरंत लीवर को दबा के प्राप्त कर सकती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। इसको बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और बंध का सिद्धांत क्यों कहते हैं? एक बॉन्ड हुआ ना, दोनों के अंदर बंध हुआ ना, बंध बना ना,
यानी बंधन हुआ ना दोनों के अंदर। अब इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम आपको इन सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं। अब इसको आवृत्त का सिद्धांत भी कहते हैं। आवृत्त का सिद्धांत क्यों कहते हैं, आवृत्त मतलब होता ही है बार बार, जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करें, बार बार करें। इसी अब देखिए क्या करते हैं, बिल्ली बार बार कूदती है, उछल कूद मचाती है, बहुत प्रयास करने का प्रयास करती है, और बार इसके जो आरी बगल जो इसमें तार लगे हैं उसको काटने का प्रयास करती है, प्रयत्न कर रही ना, बार बार कर रही है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ ठीक। देखिए क्या कहे, उद्दीपक और क्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, यथार्थ थ्योरी भी इसको कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको? अब जो है इन सिद्धांतों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यथार्थ थ्योरी किसने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इसको आप बहुत बाखूबी याद कर लीजिएगा और आपसे मिलेगा, चाहे टेट हो, हरियाणा टेट हो, राजस्थान टेट हो, जहाँ ये आपसे मिलेगा। अब इनके थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत के अंतर्गत नियम बताए थे, कुछ नियम बताए थे। थॉर्नडाइक महोदय ने कुल कितना नियम दिया था, हम कुल की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, कुल की बात कर रहे हैं। कुल कितने नियम दिए थे, कुल 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 8 नियम दिए थे। अब 8 नियम को हम 3 जो है मुख्य नियम है, इनके क्या है, 3 मुख्य नियम है, 3 मुख्य नियम है, और 5 क्या है, गौण नियम है। गौण नियम है 5 क्या है इनके, गौण नियम है। तो हमारे परीक्षार्थी बंधु 3 नियमों को तो बहुत बाखूबी याद कर लेते हैं, इनको याद भी हो जाता है, किंतु 5 नियम जो ये है, ये 5 नियम इनको याद नहीं रहता है। आजकल की जो परीक्षा का ट्रेंड बन गया है, वो इन नियमों को तो बहुत पहले पूछा जाता था और बहुत बार पूछा जाता था इन 3 नियमों को। और ये 3 नियम हम जान रहे हैं। तत्परता का नियम आप पढ़े हैं ना, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन इन अगर 5 नियम को आपसे पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। तो हम इन्हीं नियमों के ऊपर बहुत अच्छा सा ट्रिक लेके आए हैं, तो आप इसके बाद आप देखेंगे इन नियमों में है क्या चीज। मुख्य नियम हमारे 3 हैं, और 3 नियम क्या हैं, 3 नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम, तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम। 3 नियम ये है आपके, 3 नियम है ना। अब गौण नियम है, गौण नियम आपको ट्रिक से बताएंगे। ये तत्परता का नियम है, हम आपको समझाएंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए, हम लिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा पैर से। तत्परता का नियम किसे कहते हैं, इन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति या जीव जो भी हो, वो अगर सीखने के लिए तत्पर होगा तो वह अधिगम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, अधिगम प्रभावी होगा, वह सीखेगा जल्दी। जैसे हम बालकों को अगर पढ़ाते हैं, उनके अंदर जो लालसा है सीखने की, वो अगर बढ़िया है तो बढ़िया सीखते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका, हम किसी घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन तालाब के बाद कि अगर हम कह दें कि उसको पानी पिला दें, तो वह उसके ऊपर है, वो पानी पिएगा या नहीं पिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तत्परता का नियम है। यदि घोड़ा तत्पर नहीं है पानी पीने में, तो वह उसको नहीं पिएगा, यानी अधिगम करता अगर उसको अधिगम करने में तत्पर नहीं तो नहीं सीख पाएगा। दूसरा नियम क्या है,
अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह है, जैसे हम लोग एक दोहा पढ़े हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो रसरी बार बार जहाँ आती जाती है उस पर निशान पड़ ही जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत पहले पुराने जमाने में कुआं से पानी निकालने के लिए जो बनाया जाता था ना, उसी पर उदाहरण माना ना, पत्थर का लगा रहता था, रस्सी खींचते थे, आप लोग देखे होंगे। तो अभ्यास के नियम में दो नियम हैं। अभ्यास के नियम में दो नियम हैं। इसमें पहला है प्रयोग का नियम, दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। प्रयोग का नियम उसे कहते हैं कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, सीखने के बाद उसका वह हमारे मस्तिष्क में स्मृत रहती है। जब हम कोई कार्य करते हैं उससे संबंधित, तो हमारे दिमाग में पुनः आ जाती है और हम उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। और याद रखिएगा, जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसी प्रकार से किसी काम को करते रहना ही हमारे मनोमस्तिष्क में हमेशा बना रहेगा, जागृत होता रहेगा। और दूसरा अनुप्रयोग का नियम। प्रयोग का मतलब अनुप्रयोग, और प्रयोग का नियम मतलब, अब देखिए, प्रयोग के नियम में एक चीज और आता है कि यदि हम कोई चीज, जैसे बल्लेबाज अगर है, वह बल्ला चला रहा है, लगातार खेल रहा है, तो उसको अनुभव बना हुआ है। लेकिन अगर कह दीजिए 2 साल छोड़ दे बैटिंग करना, तो क्या होगा, उसको फिर से क्रीज पे ले आइए, तो उस तरीके अच्छा नहीं खेल पाएगा जिस तरीके से पहले खेल रहा था। अनुप्रयोग का नियम क्या होता है, वही है, जिस चीज़ को हम छोड़ देंगे, जिस काम को हम छोड़ देंगे, वो हमको भूल जाता है। तो भूलने का मतलब वही है जो हमने बताया आपको, जो बल्लेबाज है वो भूल गया, तो वह उस हिसाब से वह खेल नहीं पाएगा, यानी काम उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग का नियम, उसी को हम कहते हैं। और प्रयोग का नियम में हम कविता याद किए थे, बचपन में कविता याद करते थे। तो कविता जब हम पुनः, अगर हम कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, हम बहुत बचपन से याद किए हैं, राष्ट्रगान हो रहा था, हमको खड़े हो गए, हमको पूरा राष्ट्रगान याद है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमको पुनः जो है रिकॉल कर रहा है ना, याद हो जाता है। तो अभ्यास के नियम में प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रयोग का नियम किस नियम, थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो आप तुरंत उत्तर बताएंगे अभ्यास के नियम से। अगला क्या है हमारा, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में इसको और क्या कहते हैं, प्रभाव के नियम या संतोष अथवा असंतोष का नियम। संतोष अथवा असंतोष का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, हम उस काम के प्रति जो हमारा लक्ष्य होता है, हमको अगर प्राप्त हो जाता है, हमको खुशी अनुभूत होती है, और उस काम को हम फिर से अगर करना हो तो बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे, बड़ी तत्परता के साथ करेंगे। जैसे आप टेट का परीक्षा तैयारी कर रहे होंगे या सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उस एग्जाम में आप सफल हो गए, और अगर सफल आप लोग, हम जानते हैं आप लोग असफल नहीं होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे। अगर उसमें सफल हो गए तो आपको जो है, अब जो प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर, काफ़ी संतोषजनक होगा कि हम जो है मेहनत किए और हम सफल हो गए। अगली परीक्षा आप उतने ही तत्परता से बढ़िया तैयारी करेंगे, क्योंकि जो मनोदशा होती है आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक चल रही है। क्यों, क्योंकि प्रभाव अच्छा रहा, आपने जो रिजल्ट, आपका मेहनत जो है वो अच्छा रिजल्ट मिला है आपको, इसलिए इसके संतोष का नियम भी कहते हैं। जैसे बिल्ली ने क्या किया था, पिंजड़ा खोला, और पिंजड़ा खोला, भोजन मिला, तो भोजन क्या उसको, उसके लिए संतोष हुआ कि नहीं उसको, कि हाँ उसका पेट भर गया। फिर क्या हुआ, असंतोष, अगर वही बिल्ली को भोजन ना मिला होता, पिंजड़ा खोली, भोजन नहीं मिला, तब क्या होगा। और एक और उदाहरण जान लीजिए, यदि किसी बालक को विद्यालय जाता है बार बार, अगर विद्यालय गया और विद्यालय में गेट बंद मिला, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन कहेगा हम जइबे नहीं करेंगे,
कहेगा कि नहीं कहेंगे? कहेगा ना। तो आप जान लीजिए, अगर बच्चे को संतोष प्राप्त हो रहा है तो बार बार करेगा, असंतोष प्राप्त हो रहा है तो बार बार नहीं करेगा। ये क्या है? संतोष असंतोष का नियम। और इसके बाद हम गौड़ नियम आपको बताते हैं। गौड़ नियम में हम आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे आसानी से बताएंगे, और जो ट्रिक के माध्यम, बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक ही बताएंगे। गौड़ नियम क्या है? ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कितने दिए थे इन्होंने? 5 नियम दिए थे ना। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संख्याओं पर ही कि थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम हैं, या उन्होंने कितना नियम दिया था? 8 नियम दिए थे। छोड़िएगा मत उन तीनों नियमों को, और पूछ लेगा थॉर्नडाइक के कुल मुख्य नियम कितने थे? 3 नियम थे। और पूछ लेगा थॉर्नडाइक के गौड़ कितने नियम थे? तो 5 नियम थे। कितने थे? 5 नियम थे। तो ट्रिक हमारा है, ट्रिक पर हम आपको बताएंगे। बहु अनु की मानसिक क्रिया, बहु अनु की मानसिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान सही है। देखिए, याद कर लीजिए, बहु अनु की मानसिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान सही है। फिर से दोहरा लीजिए, बहु अनु की मानसिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान सही है। ठीक है, दोहरा लिए। तो बहु अनु की मानसिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान सही है। बहु अनु का तात्पर्य क्या है? देखिए, हम नियम लिखा रहे हैं। बहु अनु क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम, ये पहला नियम है। मिल रहा कि नहीं? बहु अनु मतलब बहु अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या मतलब है? जिस चीज को हम बार बार करेंगे, हम बार बार प्रयास करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? अधिगम होगा हमारा कि नहीं होगा? विकास होगा हमारा कि नहीं होगा? होगा। फिर क्या है? मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया देखिए पूरा लिखा है, मानसिक क्रिया, या इसी को हम क्या कहते हैं? मनोवृत्ति का नियम। मानसिक क्रिया का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा क्या है? आंशिक क्रिया या आंशिक नियम। आंशिक क्रिया या इसी डाल लीजिए, पूरा लिखे हम, आंशिक क्रिया या आंशिक नियम। तो आंशिक, देखिए, बहु अनु की मानसिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान है। मानसिक क्रिया मतलब क्या होता है? मानसिक क्रिया मतलब जिस व्यक्ति की मनोदशा सही होगी वह व्यक्ति अच्छे से सीखेगा। जैसे बालक पढ़ने जाता है, अगर उसके दिमाग में कोई किसी प्रकार की कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि वह टेंशन में रह रहा है, तो क्या बच्चा सीखेगा? नहीं सीख पाएगा। दूसरा आंशिक क्रिया, जब हम किसी बालक को हम खंड खंड में, कोई काम अगर हम खंड खंड में करते हैं, खंड खंड में अगर हम पढ़ाते हैं, यानी उस संपूर्ण कार्य को हम छोटे छोटे खंड में बांट कर अगर हम करते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे सीखेंगे। अगला क्या है? समानता का नियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता या सादृश्यता का नियम। समानता या सादृश्यता का नियम, अर्थात यदि हम कोई चीज सीखते हैं
और उस सीख को, जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारे अंदर ज्ञान का स्थायित्व है, उससे संबंधित अगर कोई काम हम करते हैं, तो अगर उस पूर्व में किया हुआ जो ज्ञान है, जो हम पूर्व में सीखे हैं, उसका प्रयोग करते हुए अगर हम सीखते हैं तो हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा। जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जब हम क्लास 5 या 6, चाहे जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, अगर पहला पाठ पढ़ा दिए हैं, दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले पाठ का संबंध बताते हुए अगर हम उस बच्चे को दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, या उस जो दूसरा पाठ है उससे परिप्रेक्ष्य में उस बालक के जो परिवेश है, वातावरण का, उसके घर का, उसके रहन सहन का, उससे संबंधित अगर हम कुछ पहले बता के उसको अगर पढ़ाएंगे, तो उस बालक के अंदर अच्छी तरीके से अधिगम होगा। साहचर्य, सही मतलब साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम मतलब, साहचर्य का नियम मतलब यह है कि यदि कोई बालक किसी भी प्रकार से जो सीखा हुआ है, साहचर्य का नियम में क्या कहता है कि किसी प्रकार का जो परिस्थिति होती है क्रिया करने की, वह उन परिस्थितियों को सिर्फ बदल दिया जाए। उस क्रिया के परिस्थितियों को अगर हम बदल देते हैं तो वह बालक अच्छे तरीके से सीख लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? साहचर्य का नियम कहते हैं। और एक चीज यहाँ आंशिक क्रिया का नियम में आपको बता दें कि अगर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहे तो यह पूछ लेगा आंशिक क्रिया का नियम किस शिक्षण सूत्र के संदर्भित है, के समान है। तो अंश से पूर्ण की ओर आप पढ़े होंगे शिक्षण सूत्र, नहीं तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। अंश से पूर्ण की ओर यह एक शिक्षण सूत्र है, इस पर आधारित होता है। दूसरा क्या है हमारा? समानता का नियम। क्या है? समानता का नियम। दूसरा क्या है? समानता का नियम। यह क्या है? जब हम कोई चीज सीखे हुए हैं, जब हम कोई, जैसे हम पढ़ना, काका गागा पढ़ना सीख लिए हैं, मात्रा लगाना सीख लिए हैं। अगर हम मात्रा लगाना सीख लिए हैं, तो अगर हमको कह दिया जाए क्या लिखना है, उससे संबंधित कोई कार्य करना हो, तो हम सीख नहीं लेंगे। हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना तो हम तो सीख ही लिए हैं, तो मोटरसाइकिल चलाने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा खाली मेहनत करना पड़ेगा। तो साइकिल अगर हम सीखे हैं, क्योंकि हैंडल किस तरह मोड़ना है, कैसे चलना है, तब सीखे हैं, तो मोटरसाइकिल आसानी से चला लेंगे। बस थोड़ा सा और उससे संबंधित साइकिल जो चलाए हैं, जो सीखे हैं, उसी ज्ञान को मोटरसाइकिल में लगा लेंगे, तो हम सीख नहीं जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समानता के नियम इसी को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो सीखा हुआ हमारा है, इसी को क्या कहते हैं? ये 66 सूत्र है हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह शिक्षण सूत्र समानता के नियम पर आधारित है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? थॉर्नडाइक का नियम सीखा। थॉर्नडाइक के नियम में हमने क्या सीखा? उन्होंने कुल 8 नियम दिए थे। मुक्तता का नियम दिए थे 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम यहाँ होगा। 5 नियम क्या दिया था उन्होंने? हमने आपको अब ठीक बताया। बहुअणु की मासिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान है, बहुअणु की मासिक क्रिया आंशिक क्रिया के समान सही है। तो हमने 5 नियम बता दिया ना। बहु क्रिया का नियम है, बहुपद क्रिया का नियम पहला नियम है, दूसरा है मानसिक क्रिया का नियम है या मनोवृत्त का नियम है, तीसरा नियम है आंशिक नियम है, चौथा नियम क्या है? समानता क्या सादृश्यता का नियम है, 5वां नियम क्या हमने बताया है? साहचर्य का नियम। ये 5 नियमों में से और 3 मुख्य नियमों में से आपको CTET में कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलेगा। और एक चीज, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1898 ईस्वी में, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था?
1998 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक इन्होंने एक पुस्तक दिया था। कहीं कहीं जब मिलता है तो द एनिमल इंटेलिजेंस मिलता है, तो आप इस पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रश्न पत्र बनाने वाले का दिमाग कहाँ तक चला जाए कुछ पता नहीं है। आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, मजबूती के साथ और मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। इसी के साथ बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए एवं आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से संभाल लीजिए कि महिलाएं आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।